प्रेमदास फोन पर किसी से बात कर रहे थे। शायद उनके गांव का कोई था। प्रेमदास की बातों से कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद किसी के मरने से वो खुश हैं। पास में बैठा विपिन ये समझ नहीं पा रहा था। खैर, फोन कट होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जो प्रेमदास बात कर रहे थे उनसे थोड़ी सी उनको असहजता हो रही थी कि भाई किसी के मरने पर खुशी क्यों जताई जा रही है, क्योंकि प्रेमदास यही बात कर रहे थे। अच्छा, मर गया? अरे शुक्र है भाई, परमात्मा ने हमारी सुन ली। बहुत समय लगा दिया। चलो ठीक है भाई, ये तो बड़ी खुशियों की बात है। गांव में सारे मिठाई बंटवाओ भाई, मैं पैसे दे दूंगा, चिंता मत करना उसकी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तुम्हें जल्दी फोन करता हूँ। हाँ हाँ जल्दी से बनाते हैं प्रोग्राम। अब जैसे ही प्रेमदास फोन कट करते हैं, विपिन काफी हैरानी से उनसे पूछते हैं, अरे बाबा ये किसके मरने की खुशी मना रहे हो आप? तो प्रेमदास हंस के कहते हैं, अरे कहाँ पे है हर्ष, कहाँ पे है? तो कहते हैं उसका क्या लेन देना, अरे बुला तो सही हर्ष को। इनके जो बेटे हैं यानी विपिन हर्ष को आवाज लगाते हैं, अरे हर्ष तेरे दादा बुला रहे हैं। हर्ष भागा भागा आता है, हाँ जी दादाजी। ये कहते हैं, अरे बेटा गांव चले। जैसे ही ये बात सुनते हैं विपिन, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। गांव? अरे भाई, हमारे जन्म से लेकर अब हमारे बच्चे हो चुके हैं, बच्चे भी होश संभाल रहे हैं। इतनी बार हमने कहा कि बाबा जी गांव गांव दिखा दो, उन्होंने गांव दिखाना तो दूर की बात, गांव का नाम भी नहीं लेने देते थे। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि फोन पर कुछ बात होने के बाद ये कह रहे हैं गांव चले? अब हर्ष खुशी से कहता है, हाँ जी हाँ जी दादाजी जरूर चलेंगे, मैं तो कहता था मुझे गांव दिखा दो। चलो ठीक है फिर तैयारी करते हैं जल्दी से, चलो अब जाके खेलो। अब विपिन कहते हैं, अरे एक फोन कॉल से ऐसा क्या हो गया? मुझे आज आपकी समझ नहीं लग रही कि आप चाह क्या रहे हो। मतलब एक पहले फोन आया जहां तक मुझे लग रहा है कि किसी की मरने की खुशी मनाई जा रही है, और दूसरा जब भी हम गांव की बात करते थे आप हम पर टूट पड़ते थे कि दोबारा कभी बात नहीं करनी, लेकिन कई बार हम इस उम्मीद में करते थे कि शायद कुछ तब हुआ होगा इसलिए बात नहीं हुई। कितने बरस बीत गए, हमने कभी आपके मुंह से सुना ही नहीं गांव चले, और आज हर्ष को आप बोल रहे हो कि गांव चले। तो ये कहते हैं कि हाँ बात ही कुछ ऐसी है बेटा, अब तो गांव जाना ही पड़ेगा, तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा। ध्यान से अच्छे से देखना हमारा गांव कितना बढ़िया है। आखिर उस गांव पर बरसों से वो श्राप जो है वो मिटा तो सही। ये कहते हैं श्राप? किस चीज का श्राप? अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें गांव क्यों नहीं जाने देता था? ऐसे ही बस कि हाँ बस गांव नहीं जाना, कुछ तो बात थी ना, कुछ तो राज था। तुम्हें पता है क्या? अब ये हंसते हुए कहते हैं, बाबूजी आपके डर से कभी हमने पूछने की हिम्मत तक नहीं की। पता ही हमें ना सुनाई देना था, और जब ना कह ही देते थे तो हम डरते हुए ये भी नहीं पूछते थे कि बाबूजी क्या बात है। खैर अब बता ही दीजिए क्या है। दरअसल कुछ ऐसा था इनके गांव में जो ना सिर्फ इनको यानी विपिन को बल्कि इनके बेटे को भी जाने से रोकता था। यहां तक कि इनके पिता यानी प्रेमदास को गांव छोड़कर भागना पड़ा। क्या कुछ ऐसा हुआ था? बहुत खौफनाक हुआ था। किस्सा जितना खौफनाक है उतना दिलचस्प भी है, लेकिन इससे पहले हम किस्से की ओर बढ़े, आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज फिर मैं सब्सक्रिप्शन को ट्रैक करूंगा इस वीडियो में कि भाई कितने व्यूअर्स ने मेरी बात मानी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उनकी स्पीड कम हो चुकी है, जो मेरे लिए थोड़ी सी चिंता का विषय है। तो मैं चाहता हूँ कि आप साथ दीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, और साथ के साथ ही लाइक और हाइप जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स का जो अब सेक्शन है हम तकरीबन तकरीबन कोशिश किया करेंगे, चाहे एक कमेंट ही क्यों ना हो। अब उस कमेंट में थोड़ा सा अपने बारे में आप बता सकते हैं, अपना शाउट आउट की बात कर सकते हैं। तो जैसे ही किस्सा ख़त्म हुआ करेगा हम कमेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया करेंगे। तो जल्दी से आप कमेंट में बताइए जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, कैसा लगा आपको किस्सा, मैं उसके बारे में बात किया करूँगा। खैर अब हम बढ़ते हैं किस्से की ओर। अरे हाँ सच, सब्सक्राइब कर लिया? पक्का? बोलूँ आगे? चलो ठीक है। अब प्रेमदास कहते हैं कि वो श्राप ही तो था, बहुत बड़ा श्राप, इतना बड़ा श्राप कि जो भूला ही नहीं भूल सकता।
जिससे बचा नहीं जा सकता था। उसका सिर्फ एक ही तोड़ था कि शराब खुद ही मर जाए। अब ये सोच रहे हैं कि शराब तो किसी इंसान के द्वारा सरल शब्दों में अगर बात की जाए तो दी हुई बद्दुआ होती है, लेकिन नहीं, ये एक इंसान ही था जो शराब बनकर इस गांव में, सारे के सारे गांव में फैला, और ऐसा फैला कि लोग त्राहिमाम कर रहे थे। कईयों ने गांव छोड़ दिया, कई वहां पर बसे रहे, पछताए। अब जैसे जैसे प्रेमदास जी बात कर रहे थे, काफी पुराना राज था, काफी सालों से दफन राज था, जिसके बारे में विपिन पता तो करना चाहते थे, लेकिन चाहते हुए भी उनकी कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो अपने पिताजी से इसके बारे में बात कर सके। इसीलिए इसीलिए अब वो ज्यादा उत्साहित थे। अब ये कहते हैं कि जो मैं तुम्हें बात कहने जा रहा हूं, वो बात मेरे सीने में दफन है। अच्छी बात है कि वो मर गया, नहीं तो मुझे लगता था कि मेरी मौत के साथ ही ये राज दफन हो जाना था, तुम्हें बताया नहीं जाना था, और कहीं गलती से तुम गांव चले जाते तो आज एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सीने से कम हुआ है। विपिन अब गौर से सुन रहा था उनकी बात। प्रेमदास कहते हैं बात है 1975 के आसपास, जब था मैं 10 साल के आसपास का। तब क्या ही था गांव में, बात हो रही है उत्तर प्रदेश के गांव की। खास तौर पर ऐसे गांव जो किसी मेन रोड से नहीं लगते थे, वहां पर तो बिजली भी कभी कभार ही आती थी। घर में टेलीविजन होना या और दूसरे साधन होना एंटरटेनमेंट के, वो तो नाम मात्र ही होते थे। कोई बहुत बड़ा जमींदार होगा तो शायद उसके पास होता था, और जैसा मैंने कहा लाइट तो कभी कभी आ जाए तो यही गनीमत होती थी। अब ये कहते हैं कि मनोरंजन का एक ही साधन होता था। कभी कभार गांव के आसपास कोई मेला लगना, दशहरा होना, दिवाली होनी, चलो ठीक है, हमने थोड़ा बहुत इसको एंजॉय कर लेना। जो बड़े लड़के होते थे वो कभी कभी सिनेमा होते थे, हम तो वहीं पर भी नहीं जा सकते थे, छोटे थे। अब क्या होता है कि एक बार एक जादूगर आता है गांव में। वो जादूगर जब हमारे गांव में आया तो हमारे गांव में पहले तो इतना क्रेज नहीं था, लेकिन उसके कलाकारी देखकर लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हुए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। एंटरटेनमेंट का नया सोर्स तो मिल चुका था। वो जादू का खेल दिखाता, हम सभी बच्चे खुश होते। आसपास गांव में घर से घर, घरों से घरों तक बात जानी शुरू हो गई, भाई जादूगर है, जादूगर बड़ा अच्छा खेल दिखाता है। तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। अब वो जादूगर एक बंजारा किस्म का जादूगर था। कहने का मतलब कि भाई वो एक जगह ना, उसकी टीम थी, वो 2 या 3 जाने थे सिर्फ, उसमें से एक उसकी बेटी थी और बाकी एक आधा उसका जो साथ में सहायक था। और जितना भी वो करतब दिखाता था, वो बहुत बड़े अच्छे करतब दिखाता था। इसलिए अब उसकी जो ख्याति है काफी बढ़ रही थी। फिर वो कुछ दिन गांव में रहता, गांव में उसकी पूरी आवभगत होती। ऐसे ही जो कुछ लोग थे उससे चिढ़ते भी थे। कईयों को जो ये दकियानुसी बातें लगती थी, होती तो सारी ट्रिक्स ही है, होता तो सब कुछ एक आंखों का धोखा ही है, लेकिन लोग एंजॉय करते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर कोई इंसान ट्रिक के लिए भी तो मेहनत करता है। ऐसी कौन सी ट्रिक वो जादूगर करते हैं जो हम नहीं कर पाते, तो कुछ उनमें अलग है, इसका ही वो कमाते हैं। कुछ गांव में ना ऐसा ही एक आदमी था, सुरेश नाम का किसान था। वो बड़ा इससे ना गुस्सा रहता था, मतलब जब भी आता था, खास करके अपने बच्चों को तो जाने ही नहीं देता था। नेचुरली बात है, जब खुद ही गुस्सा करता होगा तो अपने बच्चों को क्या जाने देता होगा, लेकिन कुछ खास ही उसका इस पर गुस्सा रहता था। तो जब भी वो आसपास से गुजरता तो जो लोग देख रहे होते थे उनके साथ भी लड़ने लग पड़ता। अरे क्या तुम बकवास चीजें देख रहे हो, है कुछ नहीं है इसमें, ये भी मुंह उठाकर चले आता है। लेकिन कैसे जैसे तैसे करके जादूगर भी उसकी बातों को सुन लेता, भाई उसको भी अब एक अपने काम से मतलब था। अब वो धीरे धीरे गांव में तकरीबन 2-3 महीने बाद 1-2 बार आ जाता। अब ट्रिक्स तो रहते हैं कर वही होते हैं जो जादूगर जगह जगह करते हैं। पहले उसके ट्रिक्स से, उसकी करामातों से भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन जब रह रह के कुछ एक जैसी ही करामातें होती थी तो करतब होते थे, तो अब लोग भी बोर होने लग पड़े। ये बात जादूगर भी बखूबी समझ रहा था कि अगर मैंने ऐसी लोकेशंस पर अपने आप को
स्टेबल रखना है, सर्वाइव करना है, तो मुझे नए करतब दिखाने होंगे। नहीं तो फिर मैं घूमता फिरता रहूंगा। यानी कहने का मतलब, अगर हम आज की भाषा में बात करें तो भाई अब कस्टमर जो हैं वो नए बनाने की जगह जितने कस्टमर हैं अगर उसी को ही संयोग कर रखें तो क्या बुराई है। उसके लिए इसने मेहनत करनी शुरू की। अब धीरे धीरे जो उसके करतब थे वो थोड़े से अजीब होने लग पड़े। ऐसे करतब होते थे जो सच में जादू ही लगते थे, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, जिसके बारे में कोई जान नहीं सकता था। कोई जितना भी दिमाग लगा ले वो ये कह ही नहीं सकता था कि ये जो करतब है ये सच में कोई ट्रिक है या फिर जादू है। कई बार जो सुरेश है वो साइड पर खड़ा होता था, वो भी देखकर होता तो हैरान था, लेकिन वो धीरे धीरे लोगों को कहता था कि मानो ना मानो ये काला जादू करता है, ये सब काले जादू को खेल है, ऐसे कुछ हो नहीं सकता। अरे मैं शहर में आता जाता रहता हूँ, शहर के भी मैंने ये शो सारे देखे हैं जादूगरों के। वो सारे खेल होते हैं जैसे शुरू में ये करता था, लेकिन जैसे अब ये खेल करने लग पड़ा है मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन लोगों को इससे क्या, लोगों को मनोरंजन चाहिए था, वो उन्हें मिल रहा था। अब जब की बार वो आता है, वो कहता है मैंने आपको बड़े करतब दिखाए। जब वो उसका बिल्कुल आखिरी फेज था, जब वो अपना तकरीबन आखिरी करतब दिखा चुका था, उसके बाद फिर वो कहता है अगली बार जब आऊंगा एक ऐसा करतब दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन मैं उस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, कम से कम 200 लोग। और हाँ, एक चीज, 200 लोग जो भी देख रहे होंगे, जब तक वो करतब पूरा नहीं होगा कोई भी उस अहाते को छोड़कर नहीं जाएगा जहां पर वो खड़े हैं। अगर आप छोड़कर जाना शुरू हो गए तो वो जादू पूरा नहीं हो पाएगा, इस बात का आप वादा कीजिए। अब लोगों में उत्साह आ गया कि भाई ऐसा कौन सा करतब दिखाएगा। अब वो लोग उससे पूछना शुरू करते हैं, अरे भाई कौन सा दिखाएगा ये तो बता। वो कहता है ऐसा नहीं, उसका दाम लगेगा, दाम थोड़ा सा ज्यादा होगा। अरे दे देंगे दाम, बता तो सही। अरे कुछ तो बता क्या करेगा। बस इतना जान लो कि वो होगा मौत का खेल। हम सब में कोई ना कोई तो एक दिन मरता ही। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया हो? अब सारे कहते हैं ना ना ना, सारे आप हाँ ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हम कैसे मान लेंगे कि तुम कोई जो मरा हुआ आदमी दिखा रहे हो वो सच में मरा होगा? हो सकता है कि तुमने बेहोश किया हो बाद में जिंदा हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नजारा आप देखोगे कि आप अपने मुंह से बोलोगे कि ये जिंदा हो ही नहीं सकता। और आपको ये मालूम है ये करतब मैं किस पर दिखाऊंगा? मेरी बेटी पर। जैसे ही वो अपने बेटे का नाम लेता है, उसका इशारा करता है, तो सभी एक दूसरे की शक्ल, अरे अपनी बेटी के बारे में, अरे यार ये तो सच में जादू होगा। अरे ठीक है, हम अरेंजमेंट कर देंगे, 200 200 का करेंगे, हम 200 200 बंदे खड़े कर देंगे हम, कोई बात नहीं। ना ना ना, बात 200 की नहीं है, बात यह है कि जब वो सारे के सारे आ जाएंगे, जब तक करतब पूरा नहीं होगा, जब तक ये मर के जिंदा नहीं होगी, तब तक कोई भी उस अहाते को नहीं छोड़ेगा। सभी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, हम ऐसे बंदे लेकर आएंगे। अब कहता है वो कि मैं आऊंगा पूरे 1 महीने बाद। सभी कहते हैं नहीं 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 नहीं, जल्दी आओ भाई, कल ही आ जाओ, कल ही कर दो, हम पैसे इकट्ठे कर लेते हैं ना ना। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, समय लगता है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब सभी उसके आगे तरले डाल रहे थे कि भाई आज ही कर देना, चल कल कर देना, चल परसों कर देना, हम तेरी आवभगत करते हैं, लेकिन नहीं मानता, वो चले जाता है। अब वो गांव में कुतूहल होना शुरू हो चुका था। 200 क्या, आसपास के गांव के लोग भी इस बारे में सुनकर कि पता नहीं कौन सा करतब दिखाएगा, वो लोग देखना चाहते थे। लेकिन उसने पहले ही कहा था 200 लोग। जैसे तैसे करके 200 लोग वो थे जिनके बारे में सारी इसने बैक स्टेज कह सकते हैं बात की कि भाई इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे इकट्ठे कर लेना है, एक आधे की जिम्मेदारी लगा दी होगी, सब हो गया। अब अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा इंतजार था, प्रेमदास कहते हैं हमें भी मिलाकर, तो उसी दिन का था जब उस जादूगर ने आना था। लेकिन हमें क्या पता था कि वो दिन काल बनकर हमारे गांव में आएगा। उस दिन जो कोहराम होगा हमारे गांव में, उस दिन जो तांडव होगा हमारे गांव में, हमारे गांव को श्राप लगेगा जो उस दिन,
उसका सेक आज तक महसूस होगा। आज कहीं जाकर खत्म हुआ है, लेकिन इतने बरस बीत गए, कितने, 50 बरस से ज्यादा, वो सेक आज तक महसूस होता है। अब वो दिन आ गया जब वो जादूगर आता है। कुछ अलग से कपड़े ही डाले थे, जैसे कोई बहुत खास जादू दिखाना हो, और था भी। उसकी बेटी, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी कोई 10 साल के आसपास ही हम उम्र ही थी हमारी। आज 2 सहायक आए थे, तकरीबन उसके साथ पहले एक सहायक होता है। पहले वो छोटे छोटे जादू दिखाता रहा, जिसको लेकर आज कोई इंटरेस्टेड था नहीं, क्योंकि सब देखना चाहते थे वो खेल, वो मौत का खेल। कैसे एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है, वो भी इनकी खुद की बच्ची। इतना रिस्क कोई कैसे ले सकता है, लेकिन वो ले रहा था। अब वो वक्त आता है जब वो खेल शुरू होता है। वो अपनी बच्ची को बुलाता है, बच्ची को दुलाता है, उसके माथे को चूमता है, जैसे मानो आखिरी बार उसको देख रहा है। वो अपनी बच्ची को कहता है, बिल्कुल भी डरना नहीं, तेरे बाबा है ना, सब संभाल लेंगे, बस तूने आंखें नहीं खोलनी बेटी। उसकी बच्ची कहती है, जी जी जी, जैसा कहें। अब जादूगर ऊंची आवाज में बोलता है कि मैं आप सबसे कह दे रहा हूं कि जो भी आप में से इस अहाते को अभी छोड़कर जाना चाहता है, जा सकता है। अगर इस अहाते को छोड़कर बाद में गया, जादू होने के बाद या जादू होने की प्रोसेस में, तो ये बच्ची दोबारा जीवित नहीं होगी, उसके जिम्मेदार आप होंगे। क्या कोई जाने वाला था? अरे सभी वही तो देखने के लिए आए थे। वो 2-3 बार अनाउंसमेंट करता है, ऊपर से उसको लोग कहते हैं, अरे भाई जल्दी शुरू कर, हम यही तो देखने आए हैं, नहीं जाता कोई छोड़कर। अब वो शुरू करता है खेल। वो अपनी बेटी को उस स्टेज पर लेटाता है। उस स्टेज पर लेटाने के बाद उस पर सफेद चादर डालता है। अब वो जो चादर से उसकी बेटी का जो माथा था यहां तक नजर आ रहा था, बाकी चादर थी। अब वो कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देता है। बड़बड़ा रहा था, जैसे जैसे वो कुछ बड़बड़ा रहा था, वो जो माथे तक था सर, वो धीरे 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 बाहर की तरफ आ रहा था, बाहर की तरफ आ रहा था, यहां तक आ जाता है। जैसे ही होता है, वो खुश होकर कहता है, देखो, ये देखो, मैंने कहा था ना, मरने का भी सबूत दूंगा कि इसके शरीर में जान नहीं है। कैसे? ये देखो, देखो इसको, सर धड़ से अलग हो गया। पहले तो उसको देखकर सभी हंसते, अरे चादर किसी तरीके से थोड़ी सी पीछे कर दी है, अच्छा। ऐसा कहते ही वो बिल्कुल अपनी बेटी के पास जाता है, उसके सर और धड़ का जो हिस्सा होता है वहां पर पैर मारता है, पैर बिल्कुल स्टेज से टच करता है। यानी कि उसके सर और उसके धड़ में अब उसका बिल्कुल पैर था जो बिल्कुल जमीन से लगा हुआ था। नामुमकिन था, कैसे हो सकता था? इतना पतला गला किसी का कैसे हो सकता है कि उसका जमीन पर बिल्कुल पैर लग जाए स्टेज पर? जैसे ही वो दिखाता है, सब के सब हक्के बक्के एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, ये कैसे? हाँ, ये तो सच में धड़ सर धड़ चला, अरे जिंदा हो जाएगी ना। जादूगर हंस रहा था, अरे कहा ना कोई जाना मत, सच में कोई मत जाना। अरे नहीं नहीं, हम उसको जिंदा होना देखना चाहते हैं। हाँ, जल्दी से ही जिंदा होगी। अब क्या होता है, कुछ लोगों को वो बुलाता है, आप में से कोई भी 5 जाने आ जाए, 5 जाने आकर ऐसे ही इसको, इस पर पैर मारे, हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस दे सकते हैं। 5 लोगों ने डिफरेंस देखा, बिल्कुल धड़ और सर के अंदर बीच में था डिफरेंस। यानी कि ये बात साफ थी कि लड़की का सर धड़ से अलग हो चुका था। अब ये सब मान चुके थे कि सच में लड़की जिंदा नहीं है। जादूगर हंसता है, कहता है, बोलो अब जिंदा कर दूं बच्ची को? सभी कहते हैं, हाँ हाँ, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। नहीं होती, बस अब शुरू करता हूं। अब वो शुरू करता है फिर से कुछ बड़बड़ाना। धीरे धीरे वो जो चादर थी ऊपर होनी शुरू होती है, धीरे 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 धीरे, मानो जैसे उसका सर उसके साथ, धड़ के साथ फिर से जुड़ रहा था।
लेकिन आवाज आती है फिर से, कर लिया नाटक, हो गया तेरा ड्रामा। अरे ऐसे जादू मैंने कई बार देखे हैं। जैसे ही वो बात करता है, अचानक से जादूगर बड़बड़ाना बंद करता है, उसकी तरफ देखता है, वो था सुरेश। सुरेश कहता है, अभी शहर से होकर आया हूं, कल ही ये देखा था, और भी कर रहे थे, तू अकेला नहीं कर रहा था। अरे ये सब का सब नाटक है। लोग कहते हैं, अरे नहीं नहीं हमने देखा, अरे ये जादूगर सब कुछ कर लेते हैं, अरे भाई ये सब कुछ कर लेते हैं, इसने पक्का कुछ किया होगा। अगर ऐसा है तो उसको बोलो चादर हटा, हमें बिल्कुल सामने दिखा कि दोनों में अंतर है। अब जादूगर कहता है कि नहीं, ये एक ऐसा जादू है जिसका ऐसे पर्दा ऊपर नहीं किया जा सकता, वरना जादू विफल हो जाएगा। उसके इतनी बात कहते ही अब लोगों में मतभेद होने शुरू हो गए। कुछ कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, ये तो सच में जादू है, लेकिन कुछ कह रहे थे नहीं नहीं, अगर है तो फिर ये चादर परा करे। लेकिन नहीं, जादूगरों को भी कुछ असूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। लेकिन मतभेद हो चुके थे। आप समझ रहे हैं मैं किस बात की ओर जा रहा हूं? जादूगर ने कहा था कोई भी उस अहाते को छोड़कर नहीं जाएगा। उसका मैं कारण आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि ये जो कारण था, जो भी उसने जादू सीखा था, खैर ये भी बाद में आपको बताऊंगा क्या कारण था। तो अब क्या होता है कि भाई सुरेश की बात कुछ लोग मानने लग पड़ते हैं। उसको तो मानने के लिए या उसके जादू के विफल होने के लिए एक इंसान ही चाहिए था जो उस अहाते को छोड़कर चला जाता, लेकिन यहाँ पर अब कई लोग हो चुके थे। जैसे मैंने कहा, मतभेद हो चुके थे। अब कई लोग कहते हैं अरे अरे सब बकवास है, सब बकवास है। वो जाने लगते हैं। जादूगर ऊंची आवाज में बोलता है, रुको रुको रुको, जल्दी रुको, अरे मेरी मेरी बच्ची जिंदा नहीं होगी, मैंने तुम सबसे कहा था कि तुम में से कोई नहीं जा सकता, मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। 2 मिनट रुक जाओ बस, मैं 2 मिनट में इसका सर धड़ से दोबारा जोड़ दूंगा, फिर जहां मर्जी चले जाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब उसकी बात कोई सुन नहीं रहा था। धीरे धीरे भीड़ छटनी शुरू हो चुकी थी। जादूगर जल्दी से जल्दी बड़बड़ाया जा रहा था ताकि उसका सर जो है वो धड़ से लग हो सके, लेकिन इससे पहले उसका सर धड़ से जुड़ पाता, लोगों की भीड़ छट चुकी थी। एक चीख बजती है, बाबा, और वो देखता है उसकी बेटी खामोश हो जाती है हमेशा के लिए। अब जब लोग ये देखते हैं, एक सन्नाटा छा जाता है। जादूगर ऊंची ऊंची रो रहा था, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मैं कोशिश करता हूं तो हिम्मत मत हार। वो फिर कुछ बड़बड़ाने लगा, लेकिन नहीं, अब वो हलचल नहीं हो रही थी। सर और धड़ दोबारा जुड़ नहीं रहे थे। बच्ची जा चुकी थी। जो लोग दूर जा भी रहे थे, शायद वो उस आवाज को सुनकर वापस आने लग पड़े। वो भीड़ फिर से इकट्ठे हो चुकी थी। अब जादूगर गुस्से से उस चादर को पीछे करता है। उसका सर और धड़, जो गला था, यहां से आधा, ऐसे जैसे किसी ने नोचा हो। यह सच्चाई तुम्हें देखनी थी, देख लो ये सच्चाई। मैंने तुम सबसे कहा था, सबसे कहा था कि जब तक ये जादू पूरा नहीं होगा तुम में से कोई छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन लेकिन तुम नहीं माने। और तुम, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है सुरेश, तुम भी हो सब इसमें शामिल। मेरी बच्ची मर गई, मेरी फूल सी बच्ची, अरे यही तो मेरी दुनिया थी। लेकिन तुम सबको रहम नहीं आया। महज एक जादू, एक टुच्चा सा जादूगर समझा था मुझे। अरे मैं क्या हूं ये सब तुमको नहीं पता। कैसे मैंने इतनी मुश्किल से इस सिद्धि को किया था, कैसे मैंने मरे हुए लोग को ऐसे जिंदा करने का बनाया था, सिद्ध किया था। लेकिन तुमने सब कुछ विफल कर दिया। अब यहां पर होगा मौत का खेल। लोग डर चुके थे। लोगों की आंखों में आंसू के साथ साथ खौफ भी था। वो अपने सामने एक लाचार बाप को तो देख रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में जलते हुए बदले की भावना को भी। उसके पास लोग आते हैं, उसको सहारा देने की कोशिश करते हैं कि कुछ हो नहीं सकता भाई, हम सब वापस आ गए हैं। लेकिन नहीं, वक्त बीत चुका था, समय हाथ से निकल चुका था, अब कुछ भी नहीं हो सकता था। हो सकता था तो बस एक ऐसा खेल, मौत का खेल। जादूगर अपनी बच्ची को उठाता है,
आंखों में आंसू, कहता है नहीं छोड़ूंगा तुम में से किसी को, यही रहूंगा मैं भी देखूंगा जब तुम्हारे बच्चे मरेंगे तो क्या होगा तुम पर, कैसे तुम पर ये सब कुछ होगा। कुछ लोग जो उसके साथ सहानुभूति दिखा रहे थे वो भी थोड़ा सा गुस्सा करते हैं। जब अपने बच्चों की बात आती है तो भाई सबको ही हो जाता है। तो माहौल देखते हुए जो उसके सहायक थे उसको कहते हैं जल्दी उस्ताद जी चले चले, यहाँ पर माहौल ज्यादा गर्म हो जाएगा। अब उनमें से एक सहायक था जो बाद में इस बात को बताता जो होने जा रहा था। ये जाते हैं उसका क्रियाक्रम करने बच्ची का। 10 साल की 11 साल की मैक्सिमम बच्ची थी। जब उसका संस्कार होता है ना, जादूगर कुछ करता है। जिससे ये साबित हो चुका था, सुरेश की कम से कम एक बात साबित हो चुकी थी कि काला जादू वो करता था, ये सब कुछ काले जादू से करता था। लेकिन अब जो वो करने जा रहा था वो इतना खौफनाक था कि कोई शायद ही सोच सके अपनी बच्ची के साथ कर सकता है। जब उसका संस्कार होता है, जब उसकी चिता जलती है और जब वो भस्म हो जाती है तो फिर वो निकालता है कपाल और वो करता है उसकी साधना। उसकी आत्मा को वो कैद करता है, अपनी ही बच्ची की, अपनी ही बेटी की आत्मा को कैद करता है सबक सिखाने के लिए गांव वालों को। उसके दोनों जो सहायक थे उसकी इस बात का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं आपको करना चाहिए, हम भी मानते हैं कि कुछ ना कुछ गांव वालों की भी गलती है, लेकिन आपने ये जादू दिखाया था, हम आपको मना करते थे कि इस हद तक मत जाइए, ऐसा मत कीजिए। इतने लोगों को एक साथ बांधना मुश्किल होता है, एक भी गया तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप कहते थे कि मेरा जादू होगा इतना अजीब, इतना दिलकश कि कोई भी जा नहीं सकेगा। मैं ना सिर्फ इस गांव में बल्कि हर जगह मशहूर हो जाऊंगा और देखना लोग कैसे मेरे पास आते हैं। आपके लालच के कारण आपकी बच्ची अब आपके साथ नहीं है। आप गांव वालों को अपनी तसल्ली के लिए तो दोष दे सकते हो, लेकिन इससे बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन वो जादूगर नहीं मानता। वो कहता है बदला, बस बदले की आग, ये दोनों चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। तुमने मेरा साथ देना है तो ठीक है, नहीं तो भाग जाओ यहां से। उनके सहायक इसका साथ छोड़ते हैं। गांव में आकर जाते जाते उस गांव को छोड़ने से पहले बता के जाते हैं गांव के सरपंच को कि वो कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ खतरनाक होने वाला है, इससे पहले कुछ ज्यादा बड़ा हो जाए। आप प्लीज किसी को बुलाइए, किसी बाबा को बुलाइए और कुछ ना कुछ कीजिए, शायद उसकी बात को हल्के में लिया जाता है। सरपंच को, पंचों को ये लगता है कि हो सकता है कि अभी बहुत गुस्से में है, आखिर उसकी बेटी का निधन हुआ है और कहीं ना कहीं वो गलती गांव वालों की मानता है, सुरेश की मानता है। तो अभी वो गुस्से में है। गुस्से में इंसान कई ऐसी चीजें करता है जो बाद में इंसान का दिमाग ठंडा जब होता है तो उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। लेकिन नहीं, जादूगर कुछ नहीं सोच रहा था, बस वो एक चीज सोच रहा था कि मैं इस गांव का सर्वनाश कैसे करूं। और वो सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। अब उसकी कपाल को लेकर, जैसे मैंने कहा, कपाल साधना करने के बाद वो उसकी आत्मा को, प्रेत को कैद करता है। गांव में कुछ दिन तो ठीक ठाक बीतते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हादसा होता है। गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक लड़की थी। ये कुछ झुंड था जो शाम के समय में खेल रहा था। अचानक से उस लड़की को थोड़ी दूर अपने सामने पेड़ के पास एक लड़की दिखाई देती है जो उसको ऐसे करके बुला रही थी। अब ये ना बड़े गौर से देख रही थी कि ये लड़की जानी पहचानी लग रही है, जानी पहचानी लग रही है। लेकिन फिर वो उसका ध्यान पीछे हट जाता है। कुछ देर बाद वो दोबारा देखती है तो उसके हाथ में एक फल था। फल का इशारा कर रही थी इसे आके ले जाओ। अब उसके बच्चे जो साथ में आसपास बच्चे थे वो कह रहे हैं अरे कहाँ जा रही है, अरे वो देखो लड़की वो फल लेकर खड़ी, मैं फल लेकर आती हूँ अभी। बच्चे कहते हैं हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, अरे वो पेड़ के पीछे चली गई होगी, तुम्हें दिखाई नहीं दी होगी, बड़ा सा पेड़ था। अचानक से जहां पर पहले बिल्कुल बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, हवा का नामो निशान नहीं था, उस रास्ते तक जाते जाते तेज हवा चलने लग पड़ती है, जैसे मानो कुछ ही समय बाद बादल गरजेंगे, बारिश तेज होगी। लेकिन नहीं, ये हवा थी मौत की।
उस लड़की की मौत की। जैसे ही वो लड़की उस लड़की के पास, यानी कि जो उसको दिखाई दे रही थी, जाती है, वो हैरानी से उन बच्चों की तरफ देखती है, ऐसे करके कि कोई नहीं है। अचानक से क्या होता है ना जाने, ऐसा लगता है जैसे नीचे से किसी ने उसका पैर ऐसे खींच दिया हो, बिल्कुल सीधा होकर गिरती है और ऊपर से पेड़ की टहनी सीधा ऊपर उसके, उसका गला टूटता है। उसी समय मौत। जैसे बच्चे ये दृश्य देखते हैं, वो भागे भागे जाते हैं, शोर मचाते हुए अपने घरों में, अरे अरे वो देखो क्या हुआ उसको, मर गई, वो मर गई। गांव वाले जब आते हैं तो देखते हैं देर हो चुकी थी बहुत, लड़की की मौत हो चुकी थी उस दुर्घटना के कारण। एकदम से गांव में कोहराम मच जाता है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये कहीं उसी जादूगर का कुछ किया धरा तो नहीं है, लेकिन कई लोग कह रहे थे कि नहीं, इसमें तो साफ तौर पर लग रहा है कि दुर्घटना थी, अब इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन बस ये एक शुरुआत थी। गांव में बच्चों पर कहर शुरू होने वाला था। वो बदला ले रहा था गांव के लोगों से, लेकिन निशाना बज रहे थे वो बेचारे बच्चे, मासूम बच्चे, जिनका तो उस खेल से, उस हादसे से कोई लेना देना नहीं था। अब ऐसी घटनाएं दिन ब दिन होने लग पड़ी। ऐसे ही एक बच्ची, वो शाम के समय में कुछ अपने, फर्स्ट फ्लोर था वहां पर, कुछ लेने के लिए गई, माँ ने कुछ कहा होगा, अचानक से उसकी चीख की आवाज आती है, भागी भागी आती है, सीढ़ियों से गिरती है, उसका उसकी गर्दन टूटती है, मर जाती है। ऐसे ही एक लड़की जो बड़े आराम से ऊपर जाती है कोई सामान लेने, वो अपनी छत से छलांग लगा देती है, उसकी गर्दन पर चोट लगती है, बच जाती है, लेकिन वो कहती है कि मैंने उस जादूगर की लड़की को देखा, वो मेरे पीछे भागी, मैंने बचने के लिए छलांग लगा दी। ये पहला केस था जहां पर मौत नहीं हुई, लेकिन अब गांव में दहशत फैल चुकी थी कि भाई ये सब कुछ कैसे हो सकता है, ये जादूगर सच में क्या कर रहा है। बच्चों को आत्मा नजर आती थी उस बच्चे की, जिसके प्रेत को उसके ही पिता ने कैद कर लिया था, सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे, छोटे मोटे बाबाओं को बुलाया गया, वो आके टोना टोटका करते थे, फिर कहते थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता था। ना सिर्फ बच्चों पर, धीरे धीरे जानवर भी मरने शुरू हो गए। अब हर एक आई आपदा का गांव में सीधा लिंक ढूंढा जाता था उसी जादूगर के साथ। उस गांव के साथ छोटा सा जंगल लगता था। लोगों ने सोचा कि हो ना हो वो जादूगर कहीं यहीं पर रहता है, इसलिए उसको ढूंढने के लिए टोलियों में लोग जाते थे, दिन भर ढूंढते रहते थे, कहीं वो मिलता नहीं था कि अगर कहीं मिल जाए तो हम उसकी खबर लेंगे, उसको मार देंगे। लेकिन नहीं, कहीं पर भी नहीं वो मिला। और प्रेमदास कहते हैं कि एक बार ये अपने घर में बैठे हुए थे, तो इनको इनका एक दोस्त आता है। इनका दोस्त कहता है कि अरे भाई साथ चलेगा मेरे खेतों में। तो कहते हैं क्या करना है, अरे भाई थोड़ा सा पेट खराब है। तो तब तो भाई टॉयलेट वगैरह गांव में क्या ही कहें, ऐसे लोग खेतों में जाते थे, जंगल पानी जाना है। तो कहता है भाई मैं तेरे साथ चलूं। अरे भाई मैं अकेला शाम के समय कैसे जाऊं, क्योंकि तब तक थोड़ी सी दहशत फैल चुकी थी कि भाई शाम के समय में बच्चों को खास तौर पर बाहर नहीं निकलने देना और छत वगैरह पर नहीं सोने देना, क्योंकि शाम को रात को छत पर भी वो दिखाई देती थी। तो बिल्कुल उसका कहर फैल चुका था। लेकिन अब भाई ऐसा इमरजेंसी हो तो उसकी जो लड़के की माँ है उसने कहा कि ठीक है 3-4 लड़कों को साथ में लेकर जा, ताकि कोई, मतलब एक बच्चा होगा तो समझ आ सकती है ना। तो ये कहते हैं ठीक है, तो चलता हूँ मैं तेरे साथ। और अब एक था सुरेश का लड़का, उसको भी साथ में कर लेते हैं, और एक और लड़का, 4 जानिए चलने लग पड़ते हैं। इनके गांव के ना बिल्कुल पास ही एक तालाब था, और मौसम जो था आज थोड़ा सा फिर सुहावना होने लगा था। ऐसा हो रहा था कि जैसे मानसून के दिन थे, तो जैसे बरसात पड़ने वाली है, और बहुत अच्छा दृश्य हो चुका था, घने घने बादल छाए हुए थे। उसकी वजह से, हालांकि शाम का दिन नहीं ढला था, लेकिन अभी बादलों की वजह से ऐसा लग रहा था कि अंधेरा हो गया। अब ये जा रहे थे, वो अपना सब बिल्कुल फारिग होके
कहता है चलो वापस चलें, लेकिन ये जो सुरेश का लड़का था वो कहता है कि नहीं नहीं यार, थोड़ी देर बैठते हैं, तालाब के पास बैठते हैं, कितना अच्छा है। तो उनमें से अगर कहता है अरे वो अगर आ गई तो सुरेश का लड़का कहता है कौन? अरे वो ही जादूगर की बेटी, तुझे नहीं पता वो कैसे? एक बात तूने गौर की है? सुरेश का बेटा कहता है, प्रेमदास कहता है क्या? देख मेरी बात सुन, आज तक सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पर ही वो हावी हुई है। हम तो लड़के हैं, हमें क्या करेगी? अरे हाँ, ये बात तो किसी ने सोची नहीं, मतलब हम ठीक है, हम बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये कहकर वो बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद इनका जो दोस्त जिसका पेट थोड़ा सा खराब था वो उठ के जाता है और वो ना साइड पर बैठकर कुछ पत्थर इकट्ठे करने लग पड़ता है। इनको बड़ी हैरानी होती है, अरे क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, बस मैं वैसे ही इकट्ठे कर रहा हूँ। वैसे ही इकट्ठे कर रहा है? अरे कोई कारण तो होगा। कहते हैं नहीं नहीं, कोई कारण नहीं है। अच्छा, अब ना ये अपने बातों में लगे हैं कि 2 मिनट बाद आ जाएगा, उसके बाद फिर देखते हैं आता नहीं है। तो ये उसको फिर से आवाज लगाते हैं, अरे आजा, अरे विशाल आजा, कितना टाइम और लगाएगा? उसको आवाज आती है, कह तो रही हूँ अभी आ रही हूँ। हाँ हाँ, क्या? क्योंकि अब उसकी आवाज भी लड़कियों जैसी थी और कह तो रही हूँ आ रही हूँ। जैसे ही ये पलट कर उसकी तरफ देखते हैं, वो फिर पत्थर इकट्ठे कर रहा था। क्या कहा तूने? मैं कह रहा हूँ, कह तो रहा हूँ आ रहा हूँ। नहीं नहीं, तूने कुछ और बोला था। मैंने क्या बोला था? क्या हो गया तुम्हें? अच्छा ठीक है। अब ये ना तीनों बात कर रहे थे। कुछ समय बाद वो आता है, वो सुरेश जो था उसके लड़के को यहाँ कंधे से कहता है, अरे उठ, तुझे खेल, एक खेल मैं ना तुझे मैं खेल बताता हूँ, बड़ा अच्छा खेल है। कहता क्या खेल है? बताता हूँ तुझे। तो कहता बताओ तो सही। अरे उठेगा तभी बताऊंगा। कहता हाँ। अब ना ये बिल्कुल उस तालाब के किनारे पर थे। ये उसका हाथ पकड़ता है, कहता मैं ना तुझे घुमाऊंगा, थोड़ी देर घुमाऊंगा तुझे, फिर तुझे मैं छोड़ दूंगा, बस तूने गिरना नहीं है, अगर गिरा तो तू हार गया। ये कहता है ये कौन सा खेल है? अरे खेल है ना, मैंने कहा ना। ठीक है चल। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों देखने लग पड़ते हैं, हंसने, अरे क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है। अब ये उसको पकड़कर घुमाने लगता है, लेकिन जैसे ही तालाब का किनारे की तरफ वो जाता है उसको छोड़ देता है। लड़खड़ा कर वो बच्चा तालाब की ओर गिरता है। अब तालाब ऐसा नहीं था कि पक्का तालाब था, कच्ची जमीन थी, दलदली। वो तालाब में गिरने लगता है। ये दोनों कहते हैं, अरे तेरा दिमाग खराब हो गई, ये क्या क्या तूने? वो उनकी तरफ देख के हंसता है। जैसी उसकी हंसी थी वो इनके दोस्त की हंसी थी ही नहीं। वो जल्दी से पत्थर पकड़कर तालाब में सुरेश के लड़के को पत्थर मारना शुरू कर देता है। कुछ पत्थर उसके सर पर लग रहे थे, मुंह पर लग रहे थे। वो चिल्लाया जा रहा था, बचाओ, क्या कर रहा है? ये डर चुके थे। तालाब के अंदर ये जा नहीं सकते थे क्योंकि उनको पता था कि अगर तालाब के अंदर गए तो ये भी मरेंगे। ये इसकी तरफ देखते हैं, वो पागलों की तरह उसकी तरफ पत्थर मारा था और उसकी आवाज लड़कियों जैसी थी। ये घूम के उनकी तरफ देखता है, अभी रुको, तुम्हारी बारी भी आएगी। जैसे ही ये सुनते हैं इनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भागते हैं घर की ओर दोनों जाने, प्रेमदास हो, वो लड़का जो साथ में था। जल्दी से गांव में जाकर ये ढिढोरा पीटते हैं, अरे अरे वो मर गया, वो मर गया, उसको बचाओ, बचाओ उसको, विशाल को बचाओ, बचाओ उसको, वो हमारे दोस्त को मार रहा है, खुद भी मर रहा है। जल्दी से गांव वाले इकट्ठे होकर तालाब की ओर भागते हैं। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो सुरेश के बेटे की लाश तालाब में तैर रही थी, और जो वो लड़का था उसकी लाश भी जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ, जैसे उसने अपने आप को पत्थर मार मार कर मार दिया। ये हादसा बर्दाश्त के बाहर था। सुरेश का रो रो का बुरा हाल था। जो आग की तीली उसने लगाई थी अब वो भयानक रूप ले चुकी थी और उसके घर को भी लील की थी। पूरे गांव में मातम छा चुका था। एक ही दिन 2 लड़कों की मौत, उससे पहले कई लड़कियों की मौत। अब तो बिल्कुल हद से बाहर बात जा चुकी थी। हर कोई इंसान उस जादूगर के बारे में सोचकर गुस्से में था कि कहीं एक बार मिल जाए तो देख लेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफ में कि हमारे बच्चों को क्या होगा। अब अभियान शुरू होता है किसी ऐसे
महान व्यक्ति, किसी ऐसे महात्मा को ढूंढने का जो इस समस्या का समाधान निकाल सके। किस्मत अच्छी थी, शायद उनकी नहीं जो जा चुके थे, लेकिन जो जाने वाले थे उनके लिए तो अच्छी थी। एक बाबा मिलते हैं, बड़े अघोरी टाइप बाबा थे। ऐसा नहीं है कि कोई उनका दीवान था, कुछ ऐसा था। बस वो घूमते फिरते इनके पास, इनके गांव में आते हैं, और जैसे ही इनके गांव में आते हैं वो एकदम से खामोश हो जाते हैं। लोग आदर सत्कार से उनके पास आते हैं, वो कहते हैं इस गांव में बहुत बड़ी विपदा है, यहाँ पर मौत का तांडव चल रहा है। मैं क्या सही कह रहा हूँ ना? सब कहते हैं हाँ 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 बाबा जी, आपको कैसे पता? पता है, सब सब पता है। ये थमेगा नहीं, ये बढ़ेगा। जब तक इस गांव का एक एक बच्चा नहीं मरेगा तब तक वो रुकेगा नहीं। अब जो बात गांव वालों को बाबा को बतानी चाहिए थी, वही बात बाबा गांव वालों को बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। वो जादूगर सब कुछ कर रहा है और वो रुकेगा नहीं। उसके बदले की भावना इतनी प्रबल है कि वो इस गांव में पैदा होने वाले बच्चे तक को नहीं छोड़ेगा। उसकी बेटी जिसको उसने बांध कर रखा है, उसका प्रेत हर एक उस बच्चे को मार देगा जो उस गांव में होगा। अब सभी उनके हाथ पैर जोड़ने लग पड़ते हैं कि बाबा जी हमें बचा लो। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो रह कहाँ पर रहा है। बाबा जी कहते हैं कि वो यहीं पर है। अब उनके कहने पर कुछ सामान मंगवाया जाता है, हवन की तैयारी की जाती है। गांव के चौराहे में हवन किया जाता है। हवन करते करते बाबा जी एकदम उठते हैं। रात का समय था, ये रात को चल रहा था। बाबा जी कहते हैं चलो मेरे साथ। कहते हैं कहाँ पर? जहां तुम्हें मैं कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ। अब ये जंगल की ओर बढ़ते हैं। कई लोग थे, हाथ में मशाल लिए, लालटेन लिए, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। गांव के बिल्कुल अंदर की तरफ जाकर एक छोटी सी गुफा बनी हुई थी। वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद ये कहते हैं यहीं पर था वो जादूगर। अब नहीं है, भाग गया, उसको पता लग गया। लेकिन उसकी बड़ी खास चीज है जो यहाँ पर है, हमें वही चाहिए थी। तुम्हारा गांव अब बच जाएगा, क्योंकि जिस चीज से वो यहाँ पर जादू कर रहा था वो उसको लेकर नहीं गया। अब जब वो गुफा के अंदर जाकर बाहर आते हैं तो उनके हाथ में था एक कपाल। कपाल उस मासूम बच्ची का, जिसका कोई लेना देना नहीं था इस सब चीज से, जो तो सोई थी सिर्फ अपने पिता के विश्वास पर कि पिता दोबारा जिंदा कर देंगे। लेकिन कुछ गांव वालों की अनदेखी और कुछ पिता की लालच, पिता का लालच, वो दोबारा आंखें नहीं खोल पाई। वो उस कपाल को उठाते हैं, वो कहते हैं कि इसी कारण उसका प्रेत सबसे बदला ले रहा है। कोई बात नहीं। अब वो जाते हैं, जाकर बड़े अच्छे से रस्मों क्रिया से उसकी उसकी एक चिता सजाते हैं और कपाल में कपाल को रख देते हैं। जब चिता ठंडी हो जाती है, वो कपाल को पकड़कर कहते हैं कि इसको मैं गंगा में प्रवाहित कर दूंगा ताकि उस बच्ची को शांति मिल सके। अब सभी गांव वाले पूछते हैं कि बाबा वो आएगा तो नहीं दोबारा? कुछ नहीं कर पाएगा, आपको कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी सारी शक्ति इसी कपाल से थी। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जो प्रेमदास का परिवार था, तब वो उनके जो ताऊ जी थे वो शहर में नौकरी कर रहे थे सरकारी। अब इन बिटवीन इनके पिताजी के साथ बात चल रही थी कि ऐसा ऐसा गांव में कहर छाया हुआ, तो इनकी जमीन वगैरह काफी थी। तो तब तक इनका ये सब बन चुका था कि जमीनें वगैरह बेचेंगे और गांव छोड़ देंगे। और लास्ट पॉइंट्स पर थी बात। इस सारे समाधान के होने पर इन्होंने उसका रिस्क नहीं लिया। समाधान होने के बावजूद भी इन्होंने गांव को छोड़ दिया हमेशा के लिए, क्योंकि उसके बाद भी गांव में दो तीन मौतें हुई बच्चों की। अब वो प्राकृतिक थी क्या थी ये तो नहीं, लेकिन गांव में डर का माहौल था। कई और परिवारों ने भी गांव छोड़ा। उसके बाद कुछ बच्चे बीमार भी होते रहे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन इनके परिवार पर रिस्ट्रिक्शन थी, भाई जो मर्जी हो जाए, ये वापस नहीं कभी जाएंगे। गलती से भी गए, बच्चों को कुछ हो गया तो। इसीलिए इनकी दूसरी पीढ़ी तक उस गांव में नहीं गई, क्योंकि इनको इस चीज का पता था कि जब तक वो जादूगर जिंदा है, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई तरकीब तो बनाएगा बच्चों को मारने के लिए। और अगर गलती से हमारा बच्चा इज्जत में आ गया तो जिंदगी है, मौका दोबारा नहीं देती।
आज जब उसके मरने की खबर सुनी, कहा गया है कि कुछ चरवाहे उस जंगल में गए थे भेड़ बकरियां चराने, उनको काफी स्मेल आ रही थी। जब वो जाकर देखते हैं तो एक लाश पड़ी हुई थी। बुजुर्ग आदमी, बहुत बड़े बड़े बाल, दाढ़ी बड़ी बड़ी, पहचान में नहीं आ रही थी। लेकिन गांव के कुछ बहुत बुजुर्ग लोगों ने जब देखा तो वो पहचान गए, वो ही जादूगर। शायद वो फिर से जंगल में आकर रहने लग पड़ा, किसी की नजर से दूर, नजरों से दूर। कोशिशें करता रहा होगा इतने बरसों तक। बदले की भावना उसकी अभी भी थी, आग बदले की बुझी नहीं थी, और आखिर में खुद मर गया। इसके बाद अब जब ये विभिन्न सारा किस्सा सुनते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे भाई, इतना बड़ा कांड हुआ था, इतना सब कुछ हुआ था। उफ, अगर गलती से चले जाते तो कुछ हो जाता। सच्ची तो कह रहे हैं पिताजी, जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती। एक बार गए तो गए। जैसे उसकी बच्ची, अपने लालच में उसने उस बच्ची को बलि चढ़ा दिया। गांव जाते हैं प्रेमदास का परिवार। गांव में वातावरण देखकर काफी खुश होते हैं। पुराना घर था, किसी और ने खरीद लिया था। वो भी आओ भगत करते हैं, जानते थे इनको। और फिर बातें चलती हैं उस जादूगर की कि क्या क्या हुआ था, क्या कांड हुआ। वो जगह अभी भी थी, वो स्टेज टाइप जगह अभी भी थी जहां पर ये सब कुछ हुआ था। वो भी दिखाते हैं प्रेमदास की ये वो जगह थी। वो तालाब भी दिखाते हैं कि यहाँ पर जिस चीज का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, अगर हम वहां पर रुक जाते तो आज तुम में से कोई ना होता। ये किस्सा था एक खौफनाक जादूगर का, एक खौफनाक किस्सा गांव का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम थोड़े से कमेंट्स रीड कर लेते हैं अपनी ऑडियंस के, अपने व्यूअर्स के, ताकि भाई वो भी नाराज ना हो। एक अपने भाई हैं, खुल्लम करके हैं, मुझे सॉरी मैं आपका जो यूजर नेम अगर सही से नहीं बोल पाया, तो कह रहे हैं भाई कीप इट अप, आई वांट टू सेंड सम स्टोरीज, हाउ टू कॉन्टेक्ट यू। भाई मैं काफ़ी अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि आप जो ये नंबर आपको मैं चलो फिर मेंशन कर देता हूँ, इस नंबर पर आप डीएम कर देना व्हाट्सएप, और ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी भी होती है तो आप इसमें कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करें, यशपाल कह रहे हैं सुपर स्टोरी ब्रदर, मैं रात को सोने से पहले आपका वीडियो जरूर देखता हूँ और फिर नींद आ जाती है। थैंक यू सो मच भाई। इसके अलावा, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं होता। विक्रम सहरावत कह रहे हैं सुनील भाई के लिए मैं भारत रत्न की मांग करता हूँ, मैं होता तो इसको 10 मिनट में ही पीट देता। एक पॉडकास्ट के कमेंट्स में कह रहे हैं ऐसा नहीं होता भाई, हर एक का अपना किस्सा होता है, हर एक की अपनी कहानी होती है। जरूरी तो नहीं होता ना कि हम पसंद करें ना करें तो सामने वाला बंदा बोलना ही बंद कर दे। तो भाई ऐसा नहीं होता, पीटने वाले चक्कर हमारे सिस्टम नहीं है भाई। देन उसके अलावा शुभू पंडित कह रहे हैं आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती है, थैंक यू सो मच भाई। अटल शर्मा कह रहे हैं मेरा नाम भी ले लिया करो भाई। भाई आपका नाम ले लिया, अभी आपने मैसेज कमेंट करना शुरू किया तो याद आ रहा है। इसके अलावा ठीक है, अभी जो कुछ रेपिटेटिव कमेंट्स हैं उसके बारे में कोई क्या बात करनी, लेकिन जो भी आपने भाई लोग, हाँ सच एक और था यादव ओम प्रकाश जी। अभी देखो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो काफ़ी दिन हो गए होंगे, तो मैंने ऑलरेडी आपको कमेंट भी कर दिया था। तो आपका जन्मदिन था 16 अक्टूबर को और आपने कहा था कि प्लीज़ आप विश कर देना। मैंने उस दिन तो विश कर दी थी कमेंट में, लेकिन अब वीडियो लेट रिकॉर्ड हो रहा है तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाई। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो और आप ज़िंदगी में तरक्की करें, अच्छा करें। इसके अलावा ठीक है इतने ही। हाँ सच, अच्छा एक ना एक कमेंट है, प्रियंका उपाध्याय कह रही हैं मैं हर एपिसोड में आपको बोल रहा हूँ प्लीज हेल्प मी आई एम डाइंग। समझ नहीं आया, मैंने आपके कमेंट्स प्रीवियस देखे हैं, उसमें से 2-3 कमेंट्स ही हैं, मुश्किल से 4 कमेंट्स हैं। उसमें भी आप कुछ और ही बातें कर रहे थे, लेकिन आई डोंट नो कि ऐसा कुछ आपने कहा है तो प्लीज़ आप डीएम कर सकते हैं मुझे भी कि क्या कोई समस्या है। तो भाई वैसे मैं समस्याओं को हल नहीं कर सकता, लेकिन डिस्कस किया जा सकता है। तो ठीक है भाई, आज का जो एपिसोड है
वो मेरे हिसाब से यहाँ तक ही होगा। और हाँ, कमेंट्स को लेकर मैं सोच रहा था कि भाई जैसा मैंने फिर से रेगुलर कमेंट्स का रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है, तो आप भी कमेंट कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं ना, वो एक जैसा कमेंट ना करें यार। अब जैसे कुछ अमित भाई हेलो भाई हर बारी करते हैं, या कुछ और भी जो है, मतलब थोड़ा सा चिट चैट होनी चाहिए, बात करनी चाहिए कि हाँ जी अच्छा ये हुआ एपिसोड, ये हुआ, ये बात करनी है, ये बात करनी है। तो आप जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो मैं कुछ जो रेगुलर व्यूअर्स है ना उनके लिए लाजमी है, जो रेगुलर व्यूअर्स है, मुझे पता है मैं इस समय वो बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो का ये हिस्सा वही देख रहे होंगे बस, है ना, इस पॉइंट पे आके। तो भाई जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो गई 10-15 सेकंड में आपने लाइक जरूर करना है ताकि वीडियो को बूस्ट मिल सके, हाइप जरूर करना है, और साथ के साथ ही कमेंट जरूर करना है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो उतनी वीडियो को रीच नहीं मिलेगी। तो अब थोड़ा सा चैनल को और सीरियसली लेना शुरू करते हैं और बढ़ाना शुरू करते हैं। तो जैसे शुरू में ही 20-25-30 कमेंट्स आ जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे 12,000 सब्सक्राइबर्स में से 50 या 100 सब्सक्राइबर्स भी ऐसे नहीं है जो कमेंट नहीं कर सकते। आपसे ही तवज्जो रख सकता हूँ। तो कम से कम 100-200 कमेंट अगर हर वीडियो में मेरी होगा, और वो भी अगर शुरू में आ जाए, 100-200 लाइक शुरू में आ जाए, हाइप शुरू में आ जाए, चलो हाइप तो हर वीडियो में नहीं दे सकते, लेकिन लाइक तो और कमेंट तो हर वीडियो में कर सकते हैं, तो ये आप पर लाजमी है। अब भाई जिन जिन का मैं नाम ले रहा हूँ, वो नाम इसलिए ले रहा हूँ, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि हमारा एक कम्युनिटी का टैब होता है जिसमें जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, उनका नाम आता है। तो सिर्फ उस वजह से उनका नाम ले रहा हूँ। जिन जिनका जिनका नाम नहीं लिया, इनका मतलब ये नहीं कि भाई मैं उनको भूल गया हूँ, तो फिर मुझे मजबूरी में उनका नाम लेना पड़ेगा। जिनका नहीं लिया वो भी करना शुरू करेंगे कमेंट रोज को रोज, तो उनका नाम भी आना शुरू हो जाएगा। तो अब जैसे ओम प्रकाश यादव है, इशिता पढ़ते हैं, अब ये रजनी शर्मा है, देन प्रीति कश्यप है, रोहित तिवारी हैं, अमित हैं, हिम्मत हैं, प्रीत कौर हैं, अघोरी बाबा तांत्रिक हैं, रवि रावत हैं, शैलेश शर्मा हैं, सनी हीर हैं, हिमांशु हैं, प्रिंस हैं, गगन बाबा हैं, अंकित ठाकुर हैं, रवि माजरा हैं, प्रियंका टोक हैं, मनी जट हैं, गुरविंदर सिंह हैं, अश्विनी कुमार डॉक्टर साहब अब तो गायब ही हो गए, और सरब बरार हैं, रेड पॉइंट गेमर हैं, नितिन कश्यप हैं, दिनेश सिंह है, ऑफिशियल मार्कोस गेमिंग है, गगनदीप सिंह है, हैप्पी सिंह लाडी हैं, न्यूज़ एंड एजुकेशन है, मानसून टून्स हैं, बॉबी हेयर आर्टिस्ट हैं, B&B हैं, मेरा माधव यानी कि कविता जी हैं, मुकुल जी हैं, और सुपर अमेजिंग फैक्ट्स चैनल है, गुरु गेमिंग, शर्मा बॉय, जसमीत मुंजल, रघु राणा, सानवी थापा, प्राची कारवे, रमन बाबा, अभिषेक जोशी, प्रियंका उपाध्याय, मिथुन जाजू, सुनीता, देन सनलाइट, शिवम दुग्गल, ओनली फन डार्कनेस, इस्माइल, गुरवीत, माही, पुष्पा, दीपक, संजय, योगेश्वर, रणबीर बैंस, गो स्टोरीज इन हिंदी बाय शेक्स एंड सेतिया हैप्पी। इतने लोग हैं जिनका मेरे स्पॉटलाइट में आता है कि ये जो है मेरे काफ़ी एंगेज रहते हैं। तो आपका अगर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कमी रह रही है, मतलब मेरी तरफ से नहीं। मैं कह रहा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तो यानी ये तो ऑटोमेटिक है ना, इसमें मैं मैनुअल कुछ नहीं कर रहा। तो ये इतने नाम मैंने लिए हैं, मतलब इतने लोग जो हैं, कम से कम इनका शुरू में आना चाहिए कमेंट। और बाकी भी जो अपने भाई लोग हैं, अपने जो व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप भी शुरू में ही कमेंट्स करने शुरू कर दिए ताकि वीडियो को पुश मिल सके। तो मैं इसको बड़ा अग्रेसिवली करने लगा हूँ। और सच में आप जो व्यूअर्स हैं, सीधी सी बात है भाई, जो मुझे सराहते हैं, जो मेरी प्रशंसा करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रशंसा मतलब ठीक है, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, अगर आप लाइक और कमेंट शुरू में नहीं करेंगे तो मैं आपसे नाराज हूँ, फिर मैंने आपसे बात ही नहीं करनी, बस मैं यही कह सकता हूँ। इसी नोट पर आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।